वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 23 सितंबर 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला विस्नोनिक्स के बारे में, वी आर चौधरी, सार्क, साइन लैंग्वेज डे, चेंज मेकर अवार्ड और रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। पहला टॉपिक है, क्या है विस्नोनिक्स। दरअसल यह एक उदबिलाव की प्रजाति है, यानी ऑटर। यह जो है 12 से 14 मिलियन वर्ष पहले पहले कहाँ पर रहता था? यह अफ्रीका और साउदर्न एशिया में पाया जाता था। आपको भी पता है कि महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ये जो पार्ट है यहाँ पर विस्थापित हुआ था, भारत वाला क्षेत्र, जिस कारण से यह जो उदबिलाव की जो प्रजाति है, इसके जो फॉसिल्स हैं वह अफ्रीका में भी देखे गए। इसके अलावा हिमालय निर्माण की प्रक्रिया जो चल रही थी, तो यहाँ पर हिमालय के चट्टानों में भी यह पाया गया था। लेकिन अभी चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यह पहली बार यूरोप के जर्मनी में देखा गया है। यूरोप में भी यह पहली बार देखा गया है। एक जर्नल प्रकाशित हुआ है, वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी, इसमें इसकी चर्चा की गई और यह पहला ऐसा साक्ष्य है यूरोप का। यानी कि इस प्रकार से बतलाया गया कि किस प्रकार से उदबिलाव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन हुआ। जैसे कि पहले यह अफ्रीका में, अभी भी आपको मेडागास्कर के पास यह काफ़ी संख्या में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, इसके अलावा आपको हिमालय वाले क्षेत्र में, और अब जो है जर्मनी के पास देखा गया है। और यह उत्तर में, यानी कि सबसे उत्तर में, मोस्ट नॉर्दर्न में देखा गया एक बड़ा साक्ष्य है, जो कि कहाँ देखा गया? जर्मनी में। बात करें ऑटर की, तो इसका जो साइज होता है वह मीडियम साइज होता है और इसका जो वज़न होता है 10 से 15 किलो का होता है। जैसे कि आपको बतलाया, यह पहले एशिया और अफ्रीका में देखा गया था और अब जो है यह यूरोप में भी देखा गया है, यूरोप के जर्मनी में। नेक्स्ट टॉपिक है वी आर चौधरी के बारे में। दरअसल वी आर चौधरी हमारे भारतीय वायुसेना अध्यक्ष बनाए जाएंगे, नेक्स्ट एयर चीफ स्टाफ बनाए जाएंगे। अभी जो है वर्तमान में है यह है RKS भदौरिया, यह है वी आर चौधरी, और RKS भदौरिया यह है। अभी वी आर चौधरी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सार्क। सार्क यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दरअसल इसकी जो बैठक होने वाली थी फॉरेन मिनिस्टर की न्यूयॉर्क में, उसे कैंसिल कर दिया गया। इसी शनिवार को बैठक होने वाली थी, जिसे कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि सदस्य राष्ट्रों में अफगानिस्तान को लेकर के सहमति नहीं बन पाई। दरअसल पाकिस्तान के अलावा अन्य देश, यानी कि जो 8 देश हैं उसमें 6 चाहते थे कि जो अफगानिस्तान का कुर्सी है उसे खाली रखा जाए और अन्य साथियों के बीच चर्चा हो। लेकिन अफ़गानिस्तान, जो कि तालिबान का पक्का मित्र माना जाता है, जिस कारण से उसने इसका काफ़ी समर्थन किया कि नहीं, तालिबान को भी बुलाया जाए। जबकि आपको पता है कि तालिबान जो है अभी अनरिकॉग्नाइज्ड एक सरकार है, यानी कि उसे तालिबान यानी पाकिस्तान के अलावा किसी भी राष्ट्र ने उस पर अब तक सहमति नहीं जताई है, ना ही उसे मान्यता दिया है। पाकिस्तान के अलावा किसी भी जो सार्क के मेंबर्स हैं उसने अब तक इसको मान्यता नहीं दी, जिस कारण से इस पर सहमति नहीं बन पाई। इसके अलावा जो है इसके कई टॉप लीडर जो है UN के अलावा US आदि देशों में एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किए गए हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए गए हैं। तो किस प्रकार से एक आतंकवादी को इस प्रकार से कानूनी जो संगठन होते हैं उसमें शामिल करने की सहमति बने, तो इसी पर ये जो है असहमति बनने के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया। ये जो मीटिंग होने वाला था उसे होस्ट करेगा, मतलब करने वाला था नेपाल, लेकिन नेपाल ने इस मीटिंग को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं जो सार्क है उसका जो, अभी तो ये फॉरेन वाला था, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष के बीच होते हैं वो कब होगा, इस पर भी सहमति बनती है या नहीं। उल्लेखनीय कि लास्ट वीक जो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक हुई थी उसमें भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि तालिबान एक नॉन इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, गैर समावेशी एक सरकार है। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि आपने भी देखा था किस प्रकार से तालिबान के द्वारा शरिया कानून को लागू किया जा रहा और कड़े शब्दों में कहा जा रहा है कि हम इसे लागू करेंगे, और आपने देखा भी होगा महिलाओं के प्रति किस प्रकार से कानून बनाए जा रहे हैं। तो ये जो है अन्य राष्ट्रों के साथ समावेश नहीं कर पा रहा है, वह अपने कानून के अनुसार चल रहा है, तो अन्य देशों में असहमति तो होगी ना, इसीलिए इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया। बात करें सार्क की, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन,
क्या है, एक रीजनल कॉरपोरेशन है, एक अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी है सार्क। इसे बनाया गया था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। उस समय जब बनाया गया था अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं था। तो उस समय सदस्य थे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इन जो 7 राष्ट्र हैं इसमें क्षेत्रीय सहयोग के लिए इसे बनाया गया था। इसे और आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2006 में इसमें साफ्टा यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया को भी शामिल कर लिया गया था। यानी कि इनके बीच कई सारे जो वस्तु के आदान प्रदान होते हैं उसमें टैक्स फ्री या फिर टैक्स को कम करने का भी प्रयास किया गया इस फ्री ट्रेड एरिया के माध्यम से। सार्क का जो मुख्यालय है वह नेपाल के काठमांडू में है। इसके सदस्य राष्ट्र आप देख लिए कौन कौन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइन लैंग्वेज डे के बारे में, यानी सांकेतिक भाषा दिवस। दरअसल आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है। इसकी घोषणा की गई थी वर्ष 2018 में 23 सितंबर को मनाने के लिए UNGA के द्वारा। अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इस दिवस को मनाया जाएगा। इसके अलावा ये जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, उसका एक ट्रेनिंग सेंटर है, नाम है उसका इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। उसके द्वारा भी इस दिवस को मनाया जाएगा। काफ़ी लंबा हो गया, इतना याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है आज कौन सा दिन है और किस दिन को मनाया जाता है साइन लैंग्वेज डे। तो 23 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। ऐसी आवश्यकता पड़ी क्यों, इसे आप ही देखिए। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको देखने और सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन जो सुनने में सक्षम नहीं है, यानी कि जो सुनने में अक्षम लोग हैं वो तो सिर्फ इस वीडियो को देख पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको तो आवाज़ मिल रही है ना, उनके कान के पास यह आवाज़ नहीं मिल पा रही। यही चीज़ मैं यहाँ पर साइड में अगर करता साइन लैंग्वेज के माध्यम से तो हो सकता है इस वीडियो को उसको भी समझ में आए, उनको समझ में आ जाए। तो इसीलिए इन सब लोगों को यानी कि इनकी चिंताओं को देखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी कि 23 सितंबर को जो है यह साइन लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाए, ताकि ये जो अक्षम लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, यानी कि कान से जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए इस प्रकार के जो सांकेतिक भाषा हैं उस पर विभिन्न देशों में विकास किया जाए। इसीलिए 23 सितंबर को इस प्रकार का दिवस बनाया गया। वर्ष 2018 के बाद इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा प्राइज़ भी दिए जाते हैं जो सांकेतिक भाषा में विकास का कार्य करते हैं। तो यह साइन लैंग्वेज डे के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सेपा, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दरअसल पूरा नाम है म्यूचुअल बेनिफिशियल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी MB सेपा आप बोल सकते हैं शॉर्टकट में। दरअसल यह जो समझौता हुआ है पूरी तरह से नहीं हुआ, अभी पार्शियली है, इंडिया और UAE के बीच। इस पर अभी और सहमति बनने वाले है दिसंबर में, और इस पूरे जो एग्रीमेंट है इसको लागू करने का जो घोषणा किया गया वो मार्च 2022 तक। तो उसके लिए अभी जो चर्चाएं होंगी अभी बाकी है, अभी 2-4 महीने में और इस पर चर्चाएं होंगी। दरअसल ये जो सेपा है यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि इकोनॉमिक से संबंधित एक एग्रीमेंट होते हैं। इससे पहले जो किया जाता है वह सेका किया जाता है। देखिए सेका और सेपा में अंतर यह है कि सेका देखिए एक प्रकार से सहयोग होता है, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में दोनों राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेकिन सेपा का अर्थ होता है, यानी कि सेका का पहले फुल फॉर्म देखिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये कॉरपोरेशन यानी कि सहयोग की बात हो रही है। और यहाँ पर सेपा यानी कि P यहाँ पे देखिए ये होता है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। तो यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की बात होती है और यहाँ पर दोनों मिलकर अब साझेदारी करते हैं। पहले तो हम सहयोग करते थे लेकिन अब क्या है, हम साझेदारी भी करेंगे। तो यह एक प्रकार से इकोनॉमिक टर्म है। तो उसे आगे बढ़ते हुए यानी कि पहले सेका होता है और उसके बाद सेपा। उल्लेखनीय है कि भारत के द्वारा सेका और सेपा कई राष्ट्रों के साथ किया गया है, जैसे कि सेका जो है वो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ, जबकि सेपा जो है जापान, श्रीलंका और दक्षिण कोरिया के साथ किया गया है। और ये नया एग्रीमेंट है किसके साथ, यानी कि जापान, श्रीलंका और साउथ कोरिया के अलावा अब UAE के साथ भी भारत का जो है सेपा हो जाएगा अगले कुछ महीनों में। तो आप समझ गए सेका और सेपा क्या होता है। ये आर्थिक
एक व्यवस्था होती है जिसमें एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। इसके बाद जो है FTA बनता है। जैसे कि वर्ष 2006 में अभी हमने देखा किस प्रकार से सार्क जो है इसमें FTA को लागू किया गया था। यानी कि इसमें जो आर्थिक समझौते होते हैं वो काफ़ी खुले होते हैं, यानी कि टैक्स काफ़ी चीज़ों पर कम कर दिए जाते हैं, कुछ में फ्री कर दिए जाते हैं आदि, ताकि ये जो सहयोग है, साझेदारी है, वो और बड़ा हो सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज मेकर अवार्ड के बारे में। दरअसल ये जो अवार्ड है या मिलिंडा यानी कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि इस वर्ष दिया गया है बांग्लादेश की फेरोज फैज़ा विथर को। तो फेरोज फैज़ा जो है इनको दिया गया है 2021 का चेंज मेकर अवार्ड। यह अवार्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा पॉजिटिव लीडरशिप के लिए दिया जाता है। यानी कि यह अपने क्षेत्र में या बांग्लादेश में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाती है मोनर स्कूल के माध्यम से। इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मेंटल हेल्थ पर कार्य करता है। तो ये अपने देश में मेंटल हेल्थ वाले जिनकी समस्याएं होती है उनको 24/7 सेवा देने के लिए यह तैयार रहती है बांग्लादेश में। तो इसीलिए इनके जो कार्य हैं उनको देखते हुए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। क्या ऐसा पुरस्कार भारतीय को मिला है? बिल्कुल मिला है। वर्ष 2019 में 17 वर्ष की एक भारतीय एक्टिविस्ट पायल जांगिड़ को, जो कि राजस्थान की थी, उन्हें दिया गया था यह अवार्ड। यह पहली भारतीय भी थी पायल जांगिड़ जिसे यह अवार्ड दिया गया था चेंज मेकर अवार्ड। कौन देता है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है रमन मैग्सेसे अवार्ड। काफ़ी दिनों बाद पढ़ा रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार करंट अफेयर का एक मैगजीन बना रहा था, उसी में काफ़ी समय लगा, जिस कारण से कुछ दिन तक वीडियो नहीं आ रहे थे। तो चलिए देखते हैं पहले हम रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 जो है इसकी घोषणा कर दी गई और यह 28 नवंबर को वितरित भी किया जाएगा। कहाँ? यह रमन मैग्सेसे सेंटर मनीला यानी कि फिलीपींस की जो राजधानी है वहाँ पर इसे वितरित किया जाएगा। बात करें रमन मैग्सेसे अवार्ड की, नहीं पहले किन्हें दिया गया है वो पहले देख लेते हैं। तो अभी 5 लोगों को दिया जाएगा रमन मैग्सेसे अवार्ड। पहले हैं पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब। दरअसल इन्होंने एक माइक्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की है जिससे कई लोगों को वहाँ पर सर्वाइव करने का मौका मिला है। तो उनके इन कार्य को देखते हुए इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाएगा। दूसरी है बांग्लादेश की फिरदौसी कादरी। इन्होंने वैक्सीन की खोज की है जिससे कई लोगों की जानें बच पाईं। तीसरे हैं स्टीवन म्यूनसी। इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया जो है उसमें रिफ्यूजी के संकट पे ध्यान रखते हुए कई सारे जो कार्य किए, उनके ह्यूमैनिटेरियन को देखते हुए यह अवार्ड दिया गया स्टीवन म्यूनसी को। इसके अलावा एक संस्थान है वॉचडॉग। इसने इंडोनेशिया में वहाँ की समस्या पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके लिए उसे यह पुरस्कार दिया गया है। और पांचवे हैं रॉबर्ट बैलोन। यह एक फिशरमैन है जो कि अपने फिशरमैन है यानी कि मछुआरे हैं, उन्हीं के आधार पर इन्होंने जीविका का एक नया साधन ढूंढा है और उनके कारण कई लोगों को वहाँ पर आजीविका में जो समस्याएं होती है उसमें इनको काफ़ी राहत मिली है। इसीलिए उनके कार्य को देखते हुए रॉबर्ट बैलन को यह रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। दरअसल जो रमन मैग्सेसे हैं वह फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। यह तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में गवर्नेंस को, लोकतंत्र को काफ़ी आगे बढ़ाया था। वहाँ पे उनके आइडियलिज्म यानी कि उनके जो आदर्शवाद थे काफ़ी चर्चा में रहते थे। इसी के आधार पर ये जो है इसकी स्थापना की गई वर्ष 1957 में रमन मैग्सेसे अवार्ड देने के लिए। ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है इसकी शुरुआत करने के लिए रॉकफेलर ब्रदर एक फंड है, रॉकफेलर ब्रदर, उसने फिलीपींस सरकार से सहमति ली जो कि न्यूयॉर्क में है यहाँ पर रॉकफेलर ब्रदर, और इसने सहमति लेकर के वर्ष 1957 से इस प्रकार के यानी कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की। ये जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है पहले 6 कैटेगरी में दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2009 में जो है 5 को यहाँ पर क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू यानी कि समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए दिए जाते थे, 1958 से 2008 तक इसे दिया गया। इसके अलावा पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर और क्रिएटिव कम्युनिकेशन के लिए
इसके अलावा पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी दिया गया, लेकिन इन सब को समाप्त कर दिया गया, यानी कि ये यानी कि 5 जो है समाप्त कर दिया गया। अब 2 क्षेत्र में सिर्फ दिए जाते हैं, जैसे कि इमरजेंट लीडरशिप के बारे में, और दूसरा है अनकैटेगराइज, यानी कि अब सिर्फ इन कैटेगरी से नहीं बल्कि जो इन क्षेत्रों में अदर सेक्टर में भी कार्य करते हैं उन्हें भी अब दिया जाने लगा ये रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो इस वर्ष 5 लोगों को दिया गया है। आपने देखा क्या भारतीय को मिले? बिल्कुल मिले हैं, हमारे भारतीय भी कार्य करते हैं। तो पहला जो अवार्ड दिया गया था वर्ष 1958 में दिया गया था विनोबा भावे को। इसमें लिस्ट तो काफ़ी लंबे हैं, जिसकी सोनम वांगचुक, मदर टेरेसा, रवीश कुमार। ये जो रवीश कुमार हैं इनको वर्ष 2019 में, यानी कि आखिरी जो अभी पुरस्कार दिया गया रमन मैग्सेसे अवार्ड को किसी भारतीय को, तो वो है रवीश कुमार, और पहले हैं विनोबा भावे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आदि को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, यानी कि जो दैनिक PDF होते हैं वो टेलीग्राम पे ही दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।